जब कॉन्फ्लिक्ट दो एंटिटीज की आइडेंटिटी का हो, यहां पर गाजा जो कि दो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में से एक है और दूसरा इजराइल, मैंने क्या कहा, जब कॉन्फ्लिक्ट जंग दोनों की आइडेंटिटी की हो, यानी कि दूसरा आपकी आइडेंटिटी को मानता नहीं और आप दूसरे की आइडेंटिटी को नहीं मानते, तो सॉल्यूशन कभी बीच में नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन किसी एक एंड पॉइंट पर मिलेगा और उस एंड पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको चाहिए पावर। और पावर इतना पावर गैप कि अगर कोई मिडिल पाथ के बारे में आपको सुझाए तो आप नेग्लेक्ट कर सकें। कुछ ऐसा ही लग रहा है नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से, उनकी स्ट्रेटजी से। जरा समझते हैं कैसे ये एक हमें दिख रहा है कि कॉमननेस है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वाज हैपनिंग आफ्टर वर्ल्ड वॉर II इन जापान। देखिए, वर्ल्ड वॉर I के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल से एक भारी आघात पहुंचता है जर्मनी की अर्थव्यवस्था को और उसके बाद एक बेस बन जाता है नाजी पार्टी के राइज का। तो ये जो भूल की थी, इसको सीख लिया था यूएसए ने वर्ल्ड वॉर II के अंत में। वर्ल्ड वॉर II के बाद जर्मनी और जापान की इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने में यूएसए ने इन्वेस्ट किया। अब यहां पर एलन मस्क भी कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन टू द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। पहला कह रहे हैं कि एलिमिनेट ही करना पड़ेगा हमास को। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एलन मस्क तो एक ठीक है एमएनसी के मालिक हो गए, लेकिन हाउ कैन ही इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, एक पर्सपेक्टिव है, लिबरल पर्सपेक्टिव, जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में समझते हैं। उसका कहना है कि आज के टाइम में अगर आपको लगता है कि केवल सरकारें ही आपके देश के या दुनिया के मामलों में फैसले ले रही हैं, तो वो बात पूरी तरह सही नहीं है। आज के टाइम में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है कि इनका जो पर्सपेक्टिव है वो यूएसए के पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस कर सकता है और यूएसए का पर्सपेक्टिव नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इनका देखिए क्या कहना है। वैसे तो जो ये कह रहे हैं, खुद नेतन्याहू लगता है इसी बात पर चल रहे हैं। कह रहे हैं एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसी को मैं कहता हूं कि एंड पॉइंट सॉल्यूशन, कोई बीच का रास्ता नहीं। फिर दूसरा, फिक्स करो एजुकेशन, यानी कि जिससे अगर गाजा एरिया में जो यूथ है, क्योंकि वहां पर मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो यंगर जनरेशन है, तो अगर यूथ बचपन से पढ़ेगा एट्रोसिटीज ऑफ इजराइल या इजराइल को खत्म करना, तो जाहिर सी बात है हमास के कुछ लीडर्स को आप मार सकते हैं, लेकिन हमास की जो सोच है उसको कैसे मारेंगे। तो एजुकेशन को फिक्स करना पड़ेगा। और तीसरा, आपको प्रोस्पेरिटी लानी पड़ेगी, लेकिन पहला खत्म करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्रोस्पेरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि उनको लगे कि हाँ, इजराइल जो कर रहा है वही सॉल्यूशन है, हमास का रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है। जरा समझते हैं पहले तो गाजा है कहाँ, क्या एरिया है, कितनी टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट्स, हम इसकी बात करते हैं। देखिए, गाजा ये है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको गाजा स्ट्रिप जाना जाता है। जैसे ये रेक्टेंगुलर एक स्ट्रिप हो गई, यहाँ पर ये सिनाई पेनिनसुला हो गया इजिप्ट का, ये बीच में आप इजराइल देख रहे हो, और ये है दूसरी पैलेस्टीनियन टेरिटरी वेस्ट बैंक। हमास का जो कंट्रोल है वो गाजा पर है। पार्ट्स की बात करें, ये वाला एरिया रफा, कुछ टाइम पहले जो न्यूज़ में था ना, सुना था आपने, रिफ्यूजी कैंप्स जिस पर इजराइल की तरफ से अटैक हुआ, ये है वो रफा एरिया। ये खान यूनिस है, मिडिल एरिया है, गाजा है, और इसको हम कहते हैं नदन गाजा। एक समय था जब, अगर मैं वर्ल्ड वॉर I से पहले की बात करूं, तो ये जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी थी ये ओटोमन्स के कंट्रोल में थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर I में जैसे ही ओटोमन्स का डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद ये जो ग्रीन वाला आप एरिया देख रहे हैं, इस पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ गया और इसके ऊपर वाले एरिया पर ये फ्रेंच कंट्रोल आ गया। तो अभी ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, ओटोमन एम्पायर के अंडर थी, मतलब पैलेस्टीनियन रीजन था। आई एम जस्ट चेंजिंग अ बिट हियर। मैंने कहा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं, ये पैलेस्टीनियन रीजन था। लेकिन क्या यहां पर ऑटोमन्स के अंडर रहते हुए कोई एक नेशनलिज्म की भावना थी? नहीं। ये फलस्तीनी लोग अरब एथनिसिटी के लोग हैं, लेकिन अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर भी रखते हैं, अरब मुस्लिम फलस्तीनी पॉपुलेशन। लेकिन जब ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई और वर्ल्ड वॉर I के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने ज्यूज को वादा कर दिया था बेल्फर डिक्लेरेशन के अंडर कि हाँ, यहां पर हम आपके लिए इजराइल को बनाएंगे। और दुनिया भर में जो ज्यूज कम्युनिटी थी वो ज़ायनिस्ट मूवमेंट चला रही थी, जिसके थ्रू इजराइल बनाने की कवायद, यानी कि दुनिया भर से ज्यूस यहां पर ज़मीनें खरीद रहे थे। उस समय पर यहां पर वो फलस्तीनी अरब पॉपुलेशन रहती है, लेकिन यहां पर ज़मीनें खरीद रहे थे। अभी इजराइल बना नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे 1947 में आते हैं, तब तक ज्यूस पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी थी और अब मांग थी इजराइल की। मतलब क्यों? क्योंकि हमने देखा
वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में जर्मनी में क्या हुआ, हॉलोकॉस्ट, नाजीज अटैक्ड ज्यूज, वो जो जेनोसाइड था, उसके बाद एक ग्लोबल लेवल पे ये कंसेंसस भी निकल कर आ रहा था कि हाँ, ज्यूज के लिए एक इजराइल होना चाहिए, एक अलग उनका देश होना चाहिए। खैर, इसी बेसिस पे यूएन में वोट होती है और पार्टीशन की बात होती है, यानी कि इजराइल और पैलेस्टाइन दो देश बना देते हैं। हालांकि पैलेस्टीनियन लोगों ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और उस समय पर जो इंटेलेक्चुअल्स थे कुछ पैलेस्टीनियंस, उन्होंने ये पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। खैर, फिर भी इजराइल बना 1948 में। इसके बाद 48 में बनते ही जो अरब वर्ल्ड के अलग देश थे, यानी कि यहाँ पर इजिप्ट था, उधर जॉर्डन, सऊदी, इधर सीरिया, लेबनान, इन सब ने मिलकर अटैक करा इजराइल पे। उस समय पर जब 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात थी, तो एक बड़ा एरिया, जो आप ग्रे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सब पैलेस्टीन बनने वाला था। पैलेस्टीन अलग से देश, और ये जो आप शेडेड वाला रीजन देख रहे हैं, यहाँ पर इजराइल बनने वाला था। लेकिन खैर, जब अरब फोर्सेस से यहाँ पर अटैक होता है, उसका एक काउंटर अटैक होता है और फिर इजराइल अपनी पोजीशंस को और फर्दर स्ट्रॉन्ग कर लेता है, इजराइल बढ़ जाता है इस रीजन में। 1967 वाला जब अटैक होता है, जो वॉर होता है इजराइल के साथ, उसके बाद गाजा वाला एरिया इजराइल अपने कंट्रोल में ले लेता है और 1967 से लेकर 2005 तक यहाँ पर इजराइल की प्रेजेंस बनी रही। लेकिन 1967 के बाद 1988 जो आया, 1988, यहाँ पर हमास का जन्म होता है। अब ज़रा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ यह है जानने वाली कि इसके बैकग्राउंड में और क्या हुआ था। 1967 के बाद जो 73 वाला वॉर था इजराइल के साथ, उसमें कुछ डायनेमिक्स अरब वर्ल्ड के डिफरेंट हो गए थे। कैसे? क्योंकि जो सिनाई पेनिनसुला था, जो ये वाली लोकेशन आपको बताई, इस वाली लोकेशन को भी इजराइल ने कंट्रोल कर लिया था। तो उस समय पर कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था और इजिप्ट ने कहा कि भाई मुझे मेरी टेरिटरी दे दो। उनकी टेरिटरी मिल गई थी, लेकिन इस शर्त पर मिली थी कि भाई इजराइल के साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इजराइल की पोजीशन स्ट्रांग हो गई थी। प्लस जो पीएलओ थी, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यासिर अराफात उसके लीडर होते थे। यूएसए ने अपने मीडिएशन से उनसे भी कहा कि आप हथियार डाल दो, शांति के रास्ते का इस्तेमाल करो। इसके बाद यहाँ पर यानी कि उनको एक ऐसा आउटफिट भी मिल गया था पैलेस्टीन का, जो कि इजराइल के साथ एक एकोमोडेटिव रिलेशनशिप रख सकता था। सोल्यूशन आगे निकलेगा, लेकिन पॉइंट है कि अब हथियार डाल दीजिए, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर इजराइल के लिए प्रिवेल होगी, ऐसा देखा गया। लेकिन इसी बात के खिलाफ कि पैलेस्टीनियन की जगह थी, यहाँ पर इजराइल बना और आज पैलेस्टीनियंस का एक आउटफिट वो इजराइल के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसी आइडिया से जन्म होता है हमास का 1988 में। इसके बाद 2 पॉपुलर अपराइजिंग होती है, जिसको हम कहते हैं इंतिफादा, पॉपुलर अपराइजिंग। और उसके बाद फाइनली 2005 में, ये इंतिफादा यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 2005 में फाइनली इजराइल अपनी ऑक्यूपेशन को वहाँ से हटा देता है। यानी कि फिर कहता है कि ठीक है भाई, इस रीजन को आप कंट्रोल करो। यहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं जिसमें कि हमास जीत जाता है। हमास जीत जाता है, गाजा वाली साइड भी, प्लस अच्छा इन्फ्लुएंस रख रहा है वेस्ट बैंक वाली साइड भी। इस बात से यूएस खुश नहीं होता। तो अब यूएस को लगता है कि यार ये तो गलत हो गया, हमें ऐसी पार्टी चाहिए वहाँ पर जो कि हमारे हिसाब से चल सके। तो ऐसी पार्टी कौन सी थी? फतह पार्टी। तो ऐसे में यूएस का एक इंटरवेंशन होता है जिसके थ्रू हमास की जगह पावर फतह के पास आती है। अब फतह के पास पावर आ गई तो हमास ने कहा भाई गाजा वाले एरिया में तो मेरा ही कंट्रोल रहेगा, तो गाजा में तो हमास चलेगा, बाकी आप पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाएं, वहाँ पर आप कॉर्डियल रिलेशन से कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करें, वो आप जाने। तो हमास यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद जैसे हमास स्ट्रांग हो जाता है और हमास क्लियरली कहता है भाई वी आर रिजेक्टिंग इजराइल, इजराइल है ही नहीं हमारे हिसाब से, तो ये तो इलीगल ऑक्यूपेशन है ऑन पैलेस्टीनियन लैंड। इसके बाद इजिप्ट, इजराइल, क्योंकि इजिप्ट को तो साथ लेकर चल रहे थे, मेनली इजराइल एंड यूएसए मिलकर ब्लॉकेड लगा देते हैं गाजा पर। ये जो आप देख रहे हैं ना डॉटेड, ये ब्लॉकेड है। अब आप कहेंगे ब्लॉकेड लगाया कैसे? देखिए यहाँ पर फेंसिंग बनती है, स्मार्ट सेंसर फेंसिंग बनती है। इसका एक ये देखिए अंडरग्राउंड कंक्रीट बैरियर्स हैं, जिससे कि अगर यहाँ पर टनल बनाई जाए तो यहाँ पर भी सेंसर लगे हुए हैं, क्योंकि अगर ब्लॉकेड किया है तो उसका मतलब है कि फूड, वाटर एंड अदर सप्लाईज वो रेस्ट्रिक्ट होंगी। रेस्ट्रिक्ट होने से हमास पर प्रेशर बनेगा और वहाँ के लोग हमास की लीडरशिप को रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो अल्टरनेटिव लीडरशिप आएगी, यानी कि फतह पार्टी की लीडरशिप आएगी, वो एक बीच का सोल्यूशन निकालेगी, ऐसा सोचा गया था। तो अब ये कुछ लोकेशंस है, जैसे रफा, करम शलोम और एरेज, ये 3 लोकेशंस मानी गई बॉर्डर पर कि ठीक है भाई ये क्रॉसिंग है, इसके थ्रू आवाजाही रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत ही कम पॉपुलेशन है जो कि गाजा वाली साइड से इजराइल की साइड काम कर पा रही थी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ इस ब्लॉकेड का? पॉवर्टी रैपिड हो गई,
इम्पैक्ट ऐसा था कि 60%, मतलब यूएन का कहना था कि 60% के आसपास गाजन जो जनता है वहाँ पर, गाजा के पैलेस्टीनियंस हैं, उनको ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है। नेगेटिव इम्पैक्ट देखिए और क्या हुआ, 80% पॉपुलेशन आज के समय पर, क्योंकि अब तो जब से वो 7 अक्टूबर 2022 का अटैक हुआ तो उसके बाद से तो क्रॉस फायर्स चल रहे हैं। क्रॉस फायर क्या, मेजरली तो इसराइल ने एक तरीके से मिलिट्रीली इंटरवेंशन करके कंट्रोल रखा हुआ है। तो 80% जनता इस समय वहाँ पर अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पर इनका डेटा कह रहा है यूएन का कि 2 में से 1 बच्चा जो है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। पीटीएसडी से ग्रस्त हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि किसी न किसी का कोई ना कोई परिवार का चला गया है, तो इस वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी सीवियर हैं वहाँ पर। अब जैसे ही हमास का अटैक हुआ है तो सीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, जिससे कि सप्लाईज आसानी से ओढ़ ना जा सकें। आप में से शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये बताइए कि हमने जैसे ब्लॉकेड की बात करी, चलिए ब्लॉकेड यहाँ पर कर दिया, लेकिन ये वाला जो एरिया है मेडिटेरियन वाला, ये तो ओपन है ना, फिर यहाँ से तो हमास आसानी से सप्लाईज ले सकता है। ऐसा नहीं है, कारण क्योंकि यहाँ पर इजराइल लगाता है नेवल ब्लॉकेड। नेवल ब्लॉकेड की वजह से यहाँ इस वाले लोकेशन का भी इस्तेमाल आप आसानी से कर नहीं सकते। एक पोर्ट है जिसके थ्रू कुछ जो फिशरीज़ हैं और कुछ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट हो पा रहा था, तो फिशरीज़ मेजरली यहाँ पर कुछ वो यूज़ कर पाते हैं। पार्शल सेल्फ सफिशिएंसी इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स यहाँ पर थी, लेकिन जब से ये अटैक हुआ और उसके बाद जो इजराइल का एक्शन है तो 50% जो एग्रीकल्चर लैंड है फिलहाल गाज़ा स्ट्रिप का वो तबाह हो चुका है। नाउ अब गाज़ा को हम जापान से कंपेयर कर क्यों रहे हैं? देखिए, तोशियुकी मामाकी ये एक ग्रुप है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ये सर्वाइवर्स हैं उस हिरोशिमा नागासाकी एटम बम अटैक के 6 अगस्त 9 अगस्त 1945। तो इनका कहना है कि इस समय पर जो गाज़ा में जो पैलेस्टीनियन बच्चे हैं तो उनका स्टेटस वैसा ही है जैसे कि न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान के बच्चों का था। तो इन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया, फिर हमने सोचा जरा स्ट्रेटजी वाइज भी देखते हैं कैसे क्या कंपैरिजन ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया था यूएस ने, आइसबर्ग। अब उस ऑपरेशन में क्या था, पहले कुछ टापुओं को कंट्रोल में लिया था जैसे कि ओकिनावा, और उसके बाद यूएस फोर्सेस ने वहाँ से सिविलियन पॉपुलेशन को ख़त्म करना स्टार्ट किया था। एक समय पर वहाँ पर 5 लाख में से जो 1 लाख पॉपुलेशन थी, मतलब जिसमें मिलिट्री भी थी और सिविलियन भी थी, वो ख़त्म कर दी गई थी। और यूएस की साइड जो सोल्जर्स मारे गए थे वो करीब 12,500 थे। लेकिन ओकिनावा के लिए इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि यूएसए को चाहिए था कि अगर ओकिनावा मेरे कंट्रोल में आ गया तो अब स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर बेस बनाकर हम लॉन्ग टर्म ऑफेंसिव जापान पर बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म हम वॉरफेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। अब ये करा क्यों था, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं पर्ल हार्बर अटैक के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए जब फुल फ्लैश तरीके से आने ही वाला था तो कहा जाता है कि उसमें पुश फैक्टर जो था, एक तरफ तो विंस्टन चर्चिल कह रहे थे यूएस को कि आ जाइए आप वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन यूएसए कुछ समय लगा रहा था। यहाँ पर जापान ने सोचा कि अगर हम पहले से ही इतना बड़ा ऑफेंसिव कर देंगे पर्ल हार्बर, तो ऐसे में पैसिफिक ओशन में जो यूएस की नेवल फ्लीट है वो लगभग तबाह हो जाएगी, और इससे यूएस पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ेगा कि वो जापान के साथ नेगोशिएट करेगा रादर देन गोइंग ऑन ऑफेंसिव। ये सोचकर पर्ल हार्बर पर अटैक करने का फैसला लिया था हिदेकी तोजो जो उस समय पीएम थे। इन्होंने कामिकाजे जो इनके एलीट फाइटर्स थे उनको भेजा था सुसाइड, मतलब क्लियरली कहता था कि आपको तबाह करके आना है। तो एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर्स की तरह उन्होंने अटैक किया था। 2400 से ज़्यादा जो अमेरिकी लोग थे, जिसमें कि सोल्जर्स भी थे, कुछ सिविलियन भी थे, वो इस अटैक में मारे गए थे। जो अमेरिका के डेस्ट्रॉयर्स थे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, प्लेन्स थे, 200 प्लस एयरक्राफ्ट्स वो तबाह हो गए थे। तो एक मैसिव अटैक था यूएस के ऊपर। उसके बाद जब यूएस काउंटर ऑफेंसिव करने गया तो जापान ने पहले से अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी टनल्स की। तो आप अटैक करने आएंगे तो वहाँ पर सिविलियन एरियाज़ में से टनल्स होकर जा रही थी, तो आप जापानीज़ फोर्सेस कहाँ से निकल कर आ जाएंगी और आपको घेर के मारेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप अंदर जा नहीं सकते। कई एरियाज़ क्या हैं, ये सिविलियन एरियाज़ है, घर के बीच में टनल, घर के अंदर से टनल आ रही है। तो फिर यूएस को लगा कि अब इसका एक ही रास्ता है, तो उन्होंने कई सारी टनल्स में तो गैसोलीन डालकर आग लगा दी थी। तो फिर फाइनली ये जो तरीका था जापानीज़ का वो डिफीट हो गया था। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं हमास के साथ, तो हमास ने भी इन्हीं टनल्स का इस्तेमाल किया। सिविलियन एरियाज़ के में से वो आरपीजी लॉन्च कर रहे थे। अमेरिका की आर्मी ने जो टनल फेस करी थी वो करीब 100 किलोमीटर लंबी टनल थी 1200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, लेकिन हमास की टनल्स तो इससे बहुत ज़्यादा डेंस हैं। 650 किलोमीटर लंबी टनल बताई जाती है, मतलब टोटल जो अगर हम लेंथ की बात करें इन 3
165 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। तो यानी कि बिगर चैलेंज है, बट पॉइंट इज कि इस स्ट्रेटजी को काउंटर किया था यूएसए ने, यहाँ पर इसी स्ट्रेटजी को काउंटर इजराइल कर रहा है। अब जब ये अटैक हो गया था पर्ल हार्बर वाला और उन्होंने दिखा दिया था कि भाई आपकी हिम्मत को हम तोड़ देंगे, तो उस समय पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था क्योंकि इन्होंने हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए इतना बड़ा ऑफेंसिव किया है, हम पर टेररिस्ट अटैक किया है, तो इसको इन्होंने कहा था कि अब तो मतलब देयर इज नो अदर वे, अब तो जीतना ही है, चाहे कॉस्ट कितनी भी हाई हो। जैसे हमने वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर टोजो के बारे में बात की, आपको नहीं लगता ऐसे ही हमास के लीडर जो सिनावर थे उनको ही पता था अक्टूबर 7 के अटैक करते समय, क्या उनको नहीं पता था कि भाई हमास और इजराइल की स्ट्रेंथ में देयर इज अ ह्यूज गैप, लेकिन फिर भी उन्होंने वो अटैक किया। क्यों? क्योंकि वो दर्शाना चाहते थे कि भाई तुम्हारे अंदर, तुम समझ कर चलो कि तुम इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक वे में जो तुम सिक्योर समझ रहे हो अपने आप को, बिकॉज यू हैव दिस मिलिट्री माइट, ऐसा नहीं है। आपके पास टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी होगी बट यू आर नॉट सिक्योर। तो यानी कि वो एक चैलेंज वो वहाँ पर देना चाहते थे। इसके पीछे एक और रीज़न भी है। 2007 में जो सर्वे हुआ अबाउट कि भाई गाज़ा में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमास को सपोर्ट करते हैं, तो 62% लोगों ने कहा था कि हमास को हम सपोर्ट करते हैं। फिर पता लगा कि अगर हम इस सर्वे को आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड लें, जब हमास इजराइल के खिलाफ खड़ा होता था हथियारों को लेकर, तब पब्लिक के अंदर जो सेंटिमेंट था इन सपोर्ट ऑफ हमास इंक्रीज हो जाता था। तो यानी कि हमास को भी ये था कि भाई अगर हमें अपनी एक सैंक्सिटी बनाकर रखनी है अमंग पैलेस्टीनियंस, तो हमें अटैक करना पड़ेगा, राइट। ये वो स्पीच है जो उन्होंने दी थी कि भाई वी आर ऑन राइचस साइड और हम जीत कर ही रहेंगे, ये यूएस प्रेसिडेंट ने कहा था। कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर नेतन्याहू कह रहे थे कि जो प्री मीडिएटेड अटैक हुआ है हम पर, इसका एक ही सोल्यूशन है, वी हैव टू क्लीन दिस एरिया ऑफ हमास, मतलब गाज़ा एरिया से हमास का सफाया ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब हमास को आप कैसे अंत कर सकते हैं? तो अगर हमने स्कॉलर्स के बारे में जाना जो इन आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं कि यार किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इनका कहना है, देखिए क्या, पहले एक तो है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। मतलब ऐसा भी हुआ है कई जगह पर कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन जो उसका गोल था उसमें वो सक्सेसफुल हो गए और इस वजह से फिर उन्होंने उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया। जैसे इवन साउथ अफ्रीका में भी हुआ था। साउथ अफ्रीका में देयर इज अ विंग विच वॉज अटैकिंग पीपल, सिविलियंस को भी अटैक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो चाहते थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड हो। फाइनली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड हुआ, एक साझे की सरकार बनी और फिर वो भी उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को डिसबैंड कर दिया कि भाई सक्सेस हासिल करके ऐसा कर लो। लेकिन देखो ऐसे में केवल 5% के आसपास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस मॉडल से बंद हुई हैं, और हमास तो इसमें आ नहीं सकती क्योंकि इजराइल को सपोर्ट वेस्टर्न पावर्स का है, पावर गैप बहुत ज़्यादा है, तो हमास इस तरीके से तो अंत नहीं हो सकती, राइट। सेकेंड है इंसर्जेंसी, कि भाई आपको लोगों का सपोर्ट इतना बड़ा मिल जाए, जैसे इस केस में हमास को, कि आपको सपोर्ट करने लग जाएं वेस्ट बैंक के पैलेस्टीनियंस भी, गाज़ा के पैलेस्टीनियंस भी, गाज़ा स्ट्रिप के पूरी तरह, प्लस इजराइल के अंदर भी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है, प्लस इजराइल के बाहर भी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है। लेकिन अगर वो कलेक्टिवली एक पॉपुलर अपराइजिंग करने लग जाएं इन सपोर्ट ऑफ हमास, तो उसके बाद वो अचीव कर सकते हैं उस एम को, ऐसा कहा जाता है। और अगर अचीव भी नहीं किया तो इट विल इंक्रीज प्रॉब्लम्स ऑफ इजराइल। तो क्या ये एक चैलेंज है? क्या एक रियल चैलेंज है? जी हाँ, ये तो एक रियल चैलेंज है। फिलहाल जब तक हमास है, जब तक ये सिचुएशन बनी हुई है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो तक तो ये सिचुएशन है। क्योंकि इससे पहले इंतिफादा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब होता है पॉपुलर अपराइजिंग। फिर नेक्स्ट तरीका होता है मिलिट्री रिप्रेशन, यानी कि इजराइल अपने डिफेंस फोर्सेस का इस्तेमाल करे और रिप्रेस करे, मतलब कि खात्मा करना स्टार्ट कर दे। लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और कॉस्ट बहुत हाई है, अनसर्टिनिटी है। क्या आप हथियारों के थ्रू एक आतंकवादी समूह को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं? लेकिन इसमें एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है। जैसे रशिया की बात करते हैं, रशिया के आप सदर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता चेचनिया। तो चेचनिया में भी एक पॉपुलर अपराइजिंग थी, वो इस्लामिस्ट ग्रुप था जिसका कहना था कि भाई हमें तो अलग देश चाहिए, और उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव करे, रशिया के अंदर अटैक्स करे। तो उसके बाद रशिया ने जो ये टेररिस्ट ग्रुप था इसका खात्मा स्टार्ट कर दिया, खत्म कर दिया, डीपॉपुलेट कर दिया उस रीजन को, और एक ऐसी सरकार बनाई जो कि चेचनिया में ऐसी सरकार जो रशिया के फेवर में थी। तो हाँ, मिलिट्री रिप्रेशन से यह हासिल हुआ, लेकिन कितने समय में? 1 दशक तक वो मिलिट्री रिप्रेशन का जो पूरा जो ऑपरेशन था वो चलता रहा।
और करीब 25,000 से ज़्यादा आम जनता, सिविलियन पॉपुलेशन भी मारी गई थी। तो क्या इजराइल ऐसे टास्क के लिए तैयार है? देखना पड़ेगा भाई आगे क्या हो सकता है। फिर इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जनरल पॉपुलेशन को सेपरेट करना होगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि वहां पर चेचनिया में उन्होंने प्रो रशिया गवर्नमेंट को स्थापित किया, डिपॉपुलेट किया फ्रॉम द पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस चेचन ग्रुप, जो टेररिस्ट ग्रुप था। तो इस स्ट्रेटजी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि पॉपुलेशन का सपोर्ट तो काटना पड़ेगा। और पॉपुलेशन का सपोर्ट कैसे कटेगा? पॉपुलेशन को कुछ ऐसा दो जो टेररिस्ट ग्रुप ना दे पाए। यानी कि हमास जो उनको ऑफर कर रहा है उसके बदले में हो क्या रहा है? 37,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं जब से ये अक्टूबर 7 वाला अटैक हुआ था 2022 का। और तो मतलब अल्टीमेटली वहाँ पर लोगों को लगेगा कि यार इससे बर्बादी ही हुई है, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला है। तो क्या पोस्ट वॉर रीडेवलपमेंट, जॉब, क्या ये वो तरीका हो सकता है? अभी इस पे सोचना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ कैसे फेल भी हो सकता है। मिलिट्री रिप्रेशन के थ्रू, जैसे यूएसए ने कहा कि हमने आईसिस का खात्मा कर दिया है। अरे आपने आईसिस के कुछ लीडर्स को खत्म किया था। आईसिस ने तो स्प्लिंटर ग्रुप्स बना लिए थे दुनिया भर में, और उसमें से एक ग्रुप ऐसा था जो अफगानिस्तान से भी काम कर रहा था और उसने मॉस्को में अभी अटैक किया था एक मल्टीप्लेक्स पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवादी समूह का खात्मा आप मिलिट्री रिप्रेशन से पूरी तरह कर सकते हैं, ये भी डाउटफुल है। लेकिन इसमें फिर एंगल आता है कि देखो आईसिस के लिए हम कह सकते हैं कि आईसिस दुनिया भर में नेटवर्क बना सकता था, और बनाया उसने। क्यों? क्योंकि आईसिस का जो सपना था, जो बेच रहा था लोगों को, वो ये था कि देखो हम यहाँ इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे, लेवांत रीजन में हम वैसी कैलिफ बनाएंगे जैसी प्रॉफिट ने कहा था। प्रॉफिट के बाद के टाइम में थी भी वो कैलिफेट्स, वैसी कैलिफेट बनाएंगे। तो इसी वजह से एक ग्लोबल लेवल पर उसको कई जगह से सपोर्ट मिलने लग गया था। लेकिन हमास जो है, उसका जो कॉज है, उसका जो गोल है, क्या वो ग्लोबल है? क्या ग्लोबल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, क्या कोई ऐसा गोल लेकर वो चल रही है? नहीं, उसका गोल स्पेसिफिकली पैलेस्टीनियन के कॉज के लिए है। इजराइल को ख़त्म करना है, यहाँ पर पूरा पैलेस्टीन के पास होना चाहिए, ये है। तो स्प्लिंटर ग्रुप्स कितना एक्टिव हो सकते हैं दुनिया के अलग अलग इलाकों में, उस पर अभी क्वेश्चन है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन है फिर तरीका। पॉलिटिकल सॉल्यूशन का मतलब है कि भाई अल्टीमेटली क्लैरिटी हो जाए, जैसे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन। लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए ना तो हमास तैयार है, ना ही कुछ राइट विंग फैक्शंस जो हैं इजराइल के वो तैयार हैं। तो कैसे होगा भाई पॉलिटिकल सॉल्यूशन? फिर नेक्स्ट तरीका होता है लीडर्स को खत्म कर दो। तो कुछ एक्चुअली ग्रुप्स के साथ ऐसा हुआ है, जैसे कि फ्रांस में एक वो अल्ट्रा लेफ्ट टेररिस्ट ग्रुप था। तो फ्रांस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 1980s की, तो उस समय उसके टॉप लीडरशिप को ख़त्म किया, और उससे ही वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, वो ग्रुप ही कोलैप्स हो गया। लेकिन आप हमास के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप सोचो 1988, अभी 2025, इतने समय से वो चल पा रहा है। प्लस हमास ने अपनी क्षमता डेवलप कर ली है कि वो लीडर्स अगर ख़त्म भी हो जाएं तो नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को डेवलप कर लेता है। तो वहाँ पर लीडर्स को केवल ख़त्म करने से नहीं होगा। जैसे सिनावर, जो इनको ख़त्म कर दिया इजराइल ने, लेकिन क्या उसके बाद हमास ने काम करना ख़त्म कर दिया? नहीं, काम तो चल ही रहा है। तो ऐसे में ये एक बड़ा मतलब इशू है। अब दूसरा है कि जो चेचेन सेपरेटिस्ट थे, अब एक और तरीका है ख़त्म होने का, वो है कि आपका जो पॉपुलिस्ट बेस है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन पॉपुलिस्ट बेस तब खत्म होता है किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो मिस कैलकुलेशन करती है टारगेट को सेलेक्ट करने में। आप कहेंगे एग्जाम्पल, जैसे चेचेन का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, चेचेंस का। तो चेचेंस ने क्या करा था, 2004 में रशिया में अटैक किया एक स्कूल में, और 300 प्लस बच्चों को मार दिया था। तो सोचो 300 प्लस लोग मारे गए थे, जिसमें 200 बच्चे भी थे। उसके बाद जो पहले सपोर्ट भी करते थे चेचेंस को, उन्होंने भी चेचेंस का सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो अगर बाहर से सपोर्ट खत्म, तो पैसा, हथियार, ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक सपोर्ट खत्म। तो उसके बाद तो रशिया और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद इनका सफाया करना रशिया के लिए और आसान हो गया। तो ये ऐसी गलती अगर हमास करेगा जिससे पॉपुलर सपोर्ट उसका जाएगा, तो बिल्कुल एक सोल्यूशन हो सकता है। अब जैसे होस्टेजेस जो उसने लिए थे, जो अक्टूबर 7 वाला अटैक था, किडनैपिंग करके ले गए थे, और मिस ट्रीटमेंट जो हो रहा था विमेन का, अगर आपने देखी हो वो बड़ी भयानक सी वीडियो थी, जिसमें कुछ जो टेररिस्ट हैं हमास के, वो एक गाड़ी में पीछे एक इजरायली विमेन को लेकर जा रहे थे और मिस ट्रीटमेंट करते हुए लेकर जा रहे थे। तो उसके बाद फिर ये क्वेश्चन उठने लगा कि यार हु आर सपोर्टिंग दीज हमास, मतलब कौन है वो लोग दुनिया के जो इस हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो गलत कर रहे हैं, इस गलत को गलत नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक आ गया कि ये भी शायद वही मोमेंट था
लेकिन केवल ये काफ़ी नहीं है, इसके बाद के जो एक्शंस हैं वो भी ज़रूरी हैं। अब ये देखिए, एक सर्वे मैंने आपको बताया, प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे, कि 62% के आसपास पॉपुलेशन थी जो 2007 में सपोर्ट कर रही थी कि हाँ हमास को सपोर्ट करते हैं। लेकिन 2014 में जब इन्होंने दोबारा सर्वे करा तो पता लगा कि एक तिहाई जो सपोर्ट, केवल एक तिहाई लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। तो यानी कि हमास का सपोर्ट बेस कुछ कम हुआ था 2014 में। और ये खुद अमेरिका के पैलेस्टीन के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, फिलहाल ये अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन पैलेस्टीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। इनका खुद का कहना है कि यार अल्टीमेटली जब जब वो लड़ता है हमास, तब तब उसका पॉलिटिकल सपोर्ट बढ़ता है और उसके बाद खुद ही डिसिपेट हो जाता है। तो यानी कि कंटिन्यूस पॉलिटिकल सपोर्ट वाला ग्रुप नहीं है हमास। तो इजराइल के पास अब क्या अल्टरनेटिव है? देखो, इजराइल को एक पोस्ट वॉर प्लान तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जिससे ग्रेजुअली वो हमास में से कुछ, मतलब हमास के ग्रुप को भी तोड़े, प्लस जो पैलेस्टीन में से कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको लीडरशिप में लाए। अभी तक तो ऐसा कोई प्लान अनसर्टेन लग रहा है। कुछ जो हिंट्स इजराइल ने दिए हैं वो ये दिए हैं कि अभी तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो वहाँ पर बना रहेगा, डीमिलिटराइजेशन करेगा, डीरेडिकलाइजेशन करेगा, और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट वॉर पे प्लान होगा। क्या होगा, क्यों होगा, करना पड़ेगा? देखो, जीडीपी करीब 80% गिर गई है, जिसकी वजह से जॉबलेसनेस बढ़ गई है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, डेंस पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, तो रेडिकलाइजेशन और ईजी हो जाता है। तो ऐसे में इनकी एनर्जी को आपको एक्चुअली मतलब अल्टीमेटली जॉब्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। आईएलओ को कहना है कि 2 लाख के आसपास जॉब्स जा चुकी हैं प्री कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि 2022 में जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उससे पहले से अभी तक 2 लाख जॉब्स बर्बाद हो गई हैं। वो तो हो गई क्योंकि रैपिड बॉम्बिंग हुए जा रही है, राइट, 80% डिक्रीज हुआ है रेट। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना होगा। करना क्या होगा कि इजराइल को कुछ प्रोग्राम्स चलाने चाहिए स्किल डेवलपमेंट के, एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, एमएसएमई सेक्टर को पुश करना चाहिए, तो जिससे कि आप स्किल जनरेट करो, मतलब स्किल डेवलप करो, और उसके बाद तुरंत आप उनको एब्जॉर्ब कर लो एमएसएमई सेक्टर में। सस्टेन्ड एक्सेस टू फूड कराना पड़ेगा। एफएओ का डेटा है कि भाई 50% के आसपास तो एग्रीकल्चर लैंड बर्बाद हो गया है। पार्शियल फूड सफिशिएंसी थी इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल, इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, तो उसको दोबारा रिवाइव कराना पड़ेगा। फिशरीज़ उनका एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, प्लस उसमें कुछ पार्ट वो एक्सपोर्ट भी करते थे। ऑलरेडी नेवल ब्लॉकेड के कारण वो हाई स्क्रूटनी में रहता है, वहाँ से क्या आता है क्या जाता है। तो वहाँ पर इजराइल को कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जिससे कि यहाँ से इस सेक्टर को भी पुश मिल सके। रीएक्टिवेट करना पड़ेगा लोकल प्रोडक्शन को, जैसे कि वो इंडिया ने चलाया था ना इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी चलाना पड़ेगा, जिसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सपोर्ट देने पड़ेंगे। तब जाकर एक अच्छी इकोनॉमी यहाँ पर पोस्ट वॉर इकोनॉमी बन पाएगी। तब जाकर उनको लगेगा कि यार हमास से हमें क्या मिला है, हमें अल्टीमेटली अपनी इकोनॉमी ग्रोथ पर फोकस करना है, बेटर जॉब पर फोकस करना है। देखिए, आइडियोलॉजी को आप किसी लोग को ख़त्म करके नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हाँ, जो अभी उनका पेन है उस पेन को आप कन्वर्ट कर दो कि भाई अल्टीमेटली यू विल हैव प्रोस्पेरिटी, तो उसमें से कुछ सेक्शंस धीरे धीरे वो इजराइल के सपोर्ट में हो सकते हैं। लेकिन इजराइल ने क्लियर कह दिया, देखिए सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है, तो हमारी अभी तो प्रेजेंस वहाँ तक बनी रहेगी, कोई एंड डेट नहीं दी है, प्रेजेंस तो बनी रहेगी। डीमिलिटराइज करके रहेंगे और रेडिकलाइज करना ही पड़ेगा, जिससे कि इजराइल पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम हो। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आई विल ब्रिंग अ डिटेल्ड डिस्कशन हियर। अगर अभी तक आपको सब क्लियर हो गया हो तो मेंशन वाह इन कमेंट्स। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। जो आपके ओपिनियन है डू शेयर इन कमेंट्स।